हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे लोधरा इंतखाबात के हवाले से, जहां पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लगता है कि इतनी बदतरीन शिकस्त के बावजूद अभी तक सबक हासिल नहीं किया। लोधरा इंतखाब को 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बनाई थी, जिसकी सरबराही जहांगीर खान तरीन साहब कर रहे थे और जिसके दीगर मेंबर्स में फवाद चौधरी साहब, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शफकत महमूद साहब और मियां महमूद रशीद साहब जो कि पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, ये सब लोग शामिल थे। और इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जिम्मेदारी ये थी कि उन वजूहात का तयन किया जाए जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ऐसी नाकाबिल यकीन शिकस्त हुई है, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये बहुत आसान हल्का है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नून लीग को एक बड़े मार्जिन से, बड़े मुकाबले से हरा देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंतखाब हारने के बाद इमरान खान साहब ने ट्वीट की कि गलतियों से ही सीखा जाता है और अपने तमाम वर्कर्स को हौसला अफजाई भी की, उन्हें हौसला भी दिया कि वो किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार ना हो। इन गलतियों से पीटीआई सीखेगी और 2018 के लिए मजीद तैयारों के आगे बढ़ेगी। कल एक दिन पहले जहांगीर खान तरीन साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ना सिर्फ वोटर्स का शुक्रिया अदा किया, लेकिन एक बात ऐसी कह दी जो शायद मुनासिब नहीं थी, खासतौर पे ऐसी बुरी शिकस्त के बाद। उन्होंने कहा कि जी वोटर्स इस हल्के को बहुत हल्का ले रहे थे और उनका ख्याल था कि पीटीआई वैसे ही जीत जाएगी, इसलिए वोटर बाहर नहीं निकला। अब इस एक जुमले से यह तासुर मिलता है कि जैसे तमाम तर जिम्मेदारी वोटर्स पे आयद करती है। अगर वोटर्स ने बाहर नहीं निकले तो उन्हें बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी थी? मोबिलाइजेशन की जिम्मेदारी किसकी थी? डेफिनेटली लीडर्स की थी, जो कि NA 154 में पीटीआई के तमाम लीडर्स ने उतनी अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दी। आज इमरान खान साहब ने उस बात को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी बात कह दी जिससे भी शायद अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने NA 154 की शिकस्त से कोई सबक हासिल नहीं किया। उन्होंने कहा कि नून लीग ने बहुत पैसे खर्च करके हमारे बंदे तोड़ लिए और इंतखाब वो अदलिया से NRO करना चाहते थे ताकि उन पे अदलिया पे अपनी सियासी धाक बिठा सकें। इमरान खान साहब ने क्या कहा था आज, जरा सुनिएगा, फिर बात को आगे बढ़ाता मैं। अब मुझे कोई शक नहीं है कि ये सारा एक करप्शन का माफिया है। ये लोधरा के इलेक्शन में इन्होंने ऐसा पैसा खर्च किया लोगों को बदलाने में, चेंज करवाने में, ये वोट लेने में। सिर्फ मकसद एक है कि अदलिया के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि किसी तरह NRO मिल जाए, एक और NRO मिल जाए जो मुशर्रफ ने पहले दिया था। इमरान खान साहब ने क्या कहा आपने सुन लिया। इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या लोधरा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कोई नतीजा सामने आया और क्या पीटीआई ने इससे कोई सबक सीखा। पीटीआई के सीनियर मरकजी रहनुमा, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आज आपके कोर ग्रुप का इजलास भी हुआ, लोधरा में इंतखाबी शिकस्त का तफसीली जायजा भी लिया गया, जहांगीर तरीन साहब की कोशिशों को, अली तरीन की कोशिशों को, इंतखाबी मुहिम को सराहा गया। फिर इमरान खान साहब ये कह देते हैं कि नून लीग ने पैसा बहुत फेंका, तरीन साहब कह देते हैं कि वोटर हल्का ले रहा था इस हल्के को, तो यानी कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कोई नतीजा सामने नहीं आया, पीटीआई ने अपनी शिकस्त से सीखा नहीं कुछ। पहली बात तो यह है कि आपने अपना सारा इंट्रो ही क्यास के ऊपर दिया है और आपने कंफर्मेशन की जरूरत महसूस नहीं की है, क्योंकि कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई गई थी, ना ही इस कमेटी ने किसी किस्म की कोई रिपोर्ट बनानी थी, ना ही मैं इस कमेटी का मेंबर हूं। जो तज्जिया था वो आज कोर ग्रुप में हुआ और कोर ग्रुप में जो तमाम तर तज्जिया था वो हमने किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये मुकामी सियासत और मुकामी जो हालात थे उसके पेश नज़र जो है ये नतीजा आया।
52% पोलिंग हुई, पिछली दफा 60% पोलिंग हुई थी और 60% पोलिंग में जहांगीर तरीन साहब 40,000 वोट से जीते थे। बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नतीजा नहीं आया, लेकिन जो ट्रेंड्स हैं उनके मुताबिक नतीजा आया है। जो ट्रेंड्स हैं वो ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होता है पीटीआई जीतती है, सिंध में होता है पीपल्स पार्टी जीतती है, पंजाब में होता है पीएमएलएन जीतती है। सो ट्रेंड्स के बिल्कुल मुताबिक आया है, एक्सपेक्टेशंस जो हमारी थी उसके मुताबिक नहीं आया। लेकिन आप लोगों ने, इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी कि इस शिकस्त के बाद सीखा जाएगा, तो वो सीखा क्या? क्योंकि इमरान खान साहब कह देते हैं कि नून लीग ने पैसा बहुत फेंका, तरीन साहब कह देते हैं कि वोटर्स ने बहुत लाइटली लिया इस हल्के को। ख्याल है तो लीडर्स की जिम्मेदारी कहां पर है? पैसा तो पीटीआई ने भी, तरीन साहब ने भी बहुत खर्च किया। पहली बात तो ये इमरान खान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने जो बात की है उसमें आप समझती हैं कि ऐसा नहीं हुआ? पैसा तो तरीन साहब ने भी बहुत इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि पैसा तरीन साहब ने नहीं फेंका। होता यह है कि हुकूमत के पास जितना पैसा है उतना इंडिविजुअल्स के पास नहीं होता। अगर आप 2 अरब रुपया लगा दें एक हल्के के ऊपर और एक शहर के ऊपर, उसके मुकाबले के ऊपर पैसे इंडिविजुअल्स नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बात तरीन साहब ने की वो तो एदाद शुमार से जाहिर है ना। अगर वोटिंग 50 या 51% हुई है और पिछली दफा 60% हुई है तो जाहिर है कि वोटिंग कम हुई है। और जिस तरह से जो वोट के कॉन्फिडेंस है, जो आपने खुद भी शुरू में कहा कि पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये इलेक्शन जीतेंगे, और अगर ये वोटर जो था वो 10% और वोटर बाहर आ जाता तो पीटीआई इलेक्शन जीत गई थी। तो जाहिर है अली तरीन ने बहुत जबरदस्त कैंपेन की, जहांगीर तरीन साहब ने बहुत जबरदस्त कैंपेन की, लेकिन चूंकि ज़मीनी इलेक्शन था, इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले ये इलेक्शन हो गया, जिसकी वजह से वोटर जो था वो थोड़ा डिसइंटरेस्टेड था रिजल्ट से, और उन्होंने जो ट्रेंड के मुताबिक किया। फवाद साहब, जो वोटर्स के नंबर्स की आप बात कर रहे हैं कि इस दफा 52% था, पिछली दफा 60% था, तो बाय इलेक्शन में ट्रेंड ऐसे ही कम होता बाय इलेक्शन था। इतनी दफा बाय इलेक्शन होता है, जब इतनी दफा 2015 में बाय इलेक्शन हुआ, 2018 में बाय इलेक्शन हुआ, तो बाय इलेक्शंस में कहीं ना कहीं ट्रेंड कम हो जाता है। नहीं, लेकिन एक लम्हा दीजिएगा, बात एग्जैक्टली जो बात आपने की है, बात जहांगीर तरीन साहब ने की है, आपको जहांगीर तरीन साहब की बात पे इख्तलाफ है, लेकिन वही बात आपने भी कर दी है। मेरा शायद आप सवाल नहीं समझ रहे। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा यही था कि अगर आपका वोटर कम हुआ है तो सिद्दीक बलोच के मुकाबले में पीर इकबाल शाह का वोटर वो भी कम हुआ है, उन्होंने भी कम वोट्स लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका वोटर नहीं निकला, नून लीग का वोटर भी नहीं निकला। रहा जहां तक हुकूमत का बात, पैसा लगाने की बात, तो उसके बावजूद जो 2 अरब का पिछले 2 साल में तरक्याती काम करवाती रही है गवर्नमेंट, उसके बावजूद उनको तो यकीन ही नहीं था कि वो जीतेंगे। जिस तरह की कैंपेन आप लोगों ने की, तरीन साहब ने की, अली तरीन साहब ने की, उस तरह की कैंपेन तो नून लीग ने की नहीं। उनका कोई बड़ा बंदा, कोई वजीर आला, कोई एमएनए वगैरह जलसे करने के लिए वहां पर नहीं गया। दुरुस्त बात से जरा आगे बढ़े। मतलब पीटीआई ने अपनी गलती सीखने के लिए क्या किया है? आप तो कह रहे हैं कि नून ने पैसे लगा के, बात यह है कि आप एक तज्जिया कर रही हैं, आपका अपना तज्जिया है, मेरा अपना तज्जिया है। हमारा तज्जिया ये है कि जो मुकामी ग्रुप्स हैं, इसमें मैक्रो पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान की है वो लोधरा के ऊपर असरअंदाज नहीं होती। आप चूंकि खुद भी मुल्तान से हैं, आप सारे इलाके को भी अच्छी तरह जानती हैं, आप ग्रुप्स को भी अच्छी तरह जानती हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि जो अब्दुर्रहमान कांजू साहब हैं और जो उनका ग्रुप है वो तो खुद भी आजाद इलेक्शन जीता था, पीएमएलएन, पीटीआई, पीपल्स पार्टी तीनों को हरा के वो जीते थे। सो अब भी जो मुकामी सियासत है जिसमें 5 ग्रुप जो थे बड़े, वो अब्दुर्रहमान कांजू साहब के और वो ग्रुप जो है वो इकट्ठे हो गए इकबाल शाह साहब के साथ, और वो जो मुकामी सियासत है उसमें एक पहुंचा अकेले की तब्दीली आई, उसके नतीजे में ये नतीजा आया। इसका कोई बहुत बड़ा ताल्लुक पाकिस्तान की मैक्रो पॉलिटिक्स से है नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, और आपने कहा कि आप अपना तज्जिया कर रही हैं, मैं अपना तज्जिया कर रहा हूं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, हम तो अपना तज्जिया करेंगे। लेकिन पीटीआई ने इस शिकस्त से क्या सीखा? क्योंकि फवाद साहब आप एक मंच है, हमने इस शिकस्त से ग्रासरूट लेवल के, हमने इस शिकस्त से यही सीखा है कि इंशाल्लाह आगे जो जनरल इलेक्शन आएगा उसमें पीएमएलएन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये इतना कुछ करने के बाद भी, तमाम ग्रुप्स के इकट्ठा होने के बाद भी, अगर अली तरीन जो पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे थे, अगर वो 90,000 87,000 वोट ले जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि पीएमएलएन के पास ज्यादातर जो बाकी हल्के हैं, यहां पर तो सारे धड़े भी उनके साथ मिल गए थे। इसका मतलब है कि अगली दफा पीएमएलएन को यहां से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, और ये जो सारे इलाके हैं इंशाल्लाह पीटीआई इनमें भरपूर तरीके से इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन जीतेगी। फवाद साहब, यही बातें आप लोग कहते रहे, यही बातें हम लोग सुनते रहे। एनए 154 के ज़िमनी इंतखाब से
एक दिन पहले तक यही बातें हम लोग सुनते रहे। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं क्योंकि पीटीआई का होना मुल्क की जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा है, ताकि एक जो भी संजीदा, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि पीटीआई ने इंट्रोस्पेक्शन क्या किया, आपने अपने अंदर क्या जो भी संजीदा तज्जिया नेता हैं, सियासत को जो समझते हैं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स को, वो कभी भी ज़मीनी इंतखाबात को अपने तज्जिए का इतना बड़ा बेस नहीं बनाते, इतनी बड़ी वो उसके ऊपर जो है वो अपना इन्हिसार नहीं करते। उसकी वजह क्या है कि हमारे सामने 2 लाख जब PMLQ का इक़्तिदार था, तो आप मुझे बताइए PMLN कितनी यहां से ज़मीनी इंतखाबात जीती थी। जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी तो पीपल्स पार्टी तो आखिरी 2.5 महीने में भी जो है वो इलेक्शन जीत गई थी विराड़ी का, और उसके बाद आके कायरा साहब ने कहा था कि सिर्फ मीडिया के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है उसको मीडिया पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, वरना लोग तो पीपल्स पार्टी के साथ है। फिर जनरल इलेक्शन में पता चला कि पीपल्स पार्टी की तो क्लीन स्वीप हो गई, और उससे पहले PMLQ ना सिर्फ ये कि सारे ज़मीनी इंतखाबात जीती, बल्कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में उन्होंने तमाम अजला में डिस्ट्रिक्ट नाज़िम अपने बना लिए, और PMLN ने आकर के इलेक्शंस में PMLQ का सफाया कर दिया। कभी भी ज़मीनी इंतखाबात को आप बड़े तज्जिए का मरकज नहीं बनाते। अगर इस तरह से आप करेंगे तो खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए वहां पे 85% इलेक्शन PTI जीती है, सिंध में 90% इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी जीती है। सो ये ज़मीनी इंतखाबात कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया है नहीं किसी पार्टी की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात, हमें तफसील से बता पीटीआई ने लोधरा के इंतखाबी शिकस्त से क्या सीखा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे नवाज शरीफ साहब का अदलिया पर मजीद जारहाना अंदाज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब बात करेंगे नवाज शरीफ के अदलिया पर जारहाना वार मजीद बढ़ते जा रहे हैं, और आज तो बराह रास्त उन्होंने चीफ जस्टिस को हदफ तनकीद बनाया है। यही जुबान इमरान खान भी इस्तेमाल करता रहा है जो आज ये कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि एक सियासतदान इमरान खान और एक चीफ जस्टिस के इस तरह के जो जुबान है, दोनों में फ़र्क क्या रह जाता है? ये पहली बार हुआ है खासतौर पर पानामा का फैसला आने के बाद, और जब से नवाज शरीफ के खिलाफ नैब के केसेस चल रहे हैं, कि नवाज शरीफ साहब ने पहली बार चीफ जस्टिस का बराह रास्त नाम लेकर उन्हें मुखातिब करते हुए उन्हें हदफ तनकीद बनाया है। अब ये लोधरा की जीत का खुमार है या कुछ और सूरत हाल है कि नवाज शरीफ साहब ने आज चीफ जस्टिस के बारे में कहा कि उनकी जबान में और इमरान खान की जबान में कोई खास फर्क नहीं है, और ये पहली बार है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब तनकीद करते थे अदलिया पर तो 5 जजेस कहकर किया करते थे, अदलिया कहकर किया करते थे, फैसलों के हवाले से बात करते थे, लेकिन आज उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि इनकी जबान में और इमरान खान की जबान में कोई फर्क नहीं है। और ये सारी सूरत हाल तब पैदा हुई जब 2 दिन पहले चीफ जस्टिस साहब ने पार्टी सदारत केस की सुनवाई करते हुए, बल्कि 1 दिन पहले यह कहा कि कोई चोर किस तरह से पार्टी सदर बन सकता है, जिसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने इन अल्फाज को ट्वीट भी किया, और आज नवाज शरीफ साहब की जबानी हमने ये सुना भी। एक तरफ जबकि नवाज शरीफ साहब के करीबी साथी तलाल और दानियाल को तौहीन अदालत के हवाले से 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा पेश होना है, ऐसे वक्त में नवाज शरीफ साहब की तरफ से ऐसे सख्त तनकीद, लगता है कि उन्हें अब कोई खौफ है नहीं, लगता है कि नवाज शरीफ साहब बेखौफ हो गए हैं। उधर इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ लोधरा का इंतखाब जीत कर अदलिया के साथ NRO करना चाहते हैं, तो क्या ये दोनों कड़ियां आपस में मिलाई जा सकती हैं? बात को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपको सुनवाना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब ने आज क्या कहा था। टेक अ लिसन। जुमले कसते हैं तो ये किसकी तौहीन हो रही है, और क्या इसके लिए भी कोई कानून है कि फिर ये तौहीन के ज़मरे में वो भी आए? मेरा नहीं ख्याल कि उनको ज़ेब देती है ये, बल्कि उनके अपने मनसब की तौहीन है। यही जुबान इमरान खान भी इस्तेमाल करता रहा है जो आज ये कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि एक सियासतदान इमरान खान और एक चीफ जस्टिस के इस तरह के जो जुबान है, दोनों में फ़र्क क्या रह जाता है?
नवाज शरीफ साहब आखिर करना क्या चाह रहे हैं, आइंदा होने क्या जा रहा है, इसी पर तज्जिया लेंगे सीनियर सहाफी तज्जियाकार दानिश्वर जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये पहली दफा है कि नवाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए बराह रास्त उन पर तनकीद की हो और ये कह दिया कि उनकी जबान में इमरान खान की जबान में कोई फर्क नहीं है, जबकि तलाल और दानियाल की तौहीन अदालत के मामला अभी 19 फरवरी को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं और क्यों उन्होंने आज इन अल्फाज का चुनाव किया? देखें, जो अल्फाज चीफ जस्टिस साहब से मंसूब हुए हैं उनका तासुर यह होता है कि जैसे वो नवाज शरीफ साहब को चोर या डाकू कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ने जो वकील से इस्तफसार किया उससे यकीनन उनका यह मतलब नहीं होगा, बल्कि वो एक मारूजी तौर पर एक सवाल कर रहे होंगे। लेकिन तासुर यह हुआ कि जैसे नवाज शरीफ साहब उनका हदफ है और क्योंकि उनका मामला ज़ेर समाअत था इसलिए उन्होंने ये तासुर लिया कि उनको इस तरीके से इन लफ्ज़ों से याद किया जा रहा है। उसका रद्द अमल जो है वो आज देखने में आया कि उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब की और उनकी ज़बान में कोई फ़र्क नहीं रहा। तो अगर वो अल्फाज जो चीफ जस्टिस ने कहे हैं उनको उसी तरीके से समझ लिया जाए जैसे नवाज शरीफ साहब ने समझा है, तो फिर तो उनका रद्द अमल जो है वो गैर मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको एक समझे कि किसी और सियाक सबाक में महज इस्तफसार के अंदाज में कहे हैं और नवाज शरीफ साहब मकसूद नहीं थे, तो फिर बात और होगी और मुख्तलिफ तरीके से उस पर बात की जाएगी। मेरा ख्याल ये ज़रा थोड़ा फर्क है दोनों चीज़ों में, समझने में और कहने में, उसी का ये नतीजा निकला है। ठीक है, कहीं ना कहीं समझने में और कहने में गलती हुई है, लेकिन उसके बावजूद अल्फाज तो अदा हो गए, दोनों जानिब से अदा हो गए। और आज नवाज शरीफ साहब ने जब ये बात की कि चीफ जस्टिस की जबान और इमरान खान की जबान में क्या फर्क है, तो उसके बाद शामी साहब वो जो इंतखाबी इस्लाहात एक्ट, इलेक्शन एक्ट की सुनवाई हो रही है उसमें चीफ जस्टिस साहब ने फिर कह दिया कि मैं नहीं मानता कि कोई चोर या डकैत पार्टी का सबरा बन सकता है, बल्कि उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि क्या तौहीन अदालत का जो मुर्तकिब है वो पार्टी सदर बन सकता है, और मेरी नजर में तौहीन अदालत का जो मुर्तकिब है वो रियासत से वफादार नहीं होता। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी कह दिया कि इंतखाबी इस्लाहात एक्ट आइन से वफादारी नहीं लगती। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन आर्टिकल 6 से जोड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, जिनका कनेक्शन आर्टिकल 6 से वाज़े तौर पर जुड़ा हुआ है और जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा फैसले में लिखा, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उनकी क्या सूरत हाल है और उन पर कितना मुकदमा चला और वो आजकल कहाँ हैं। तो जब वाज़े तौर पर जो आइन जो है उसे छेड़छाड़ करने वाला या उसको सबोताज करने वाला या उसको मुअत्तल करने वाला या जजों को गिरफ्तार करने वाला और उनको ऐवान अदालत से निकालने वाला जब वो आज़ाद फिर रहा है बैरून मुल्क, तो अब नवाज शरीफ साहब की किसी बात का नाता जोड़ना दफा 6 से, तो मेरा ख्याल है ये तो बहुत दूर की कोड़ी लाने के मुतरादिफ है। और आर्टिकल 6 जो है उसकी खिलाफ वर्जी अगर कहीं होती है तो फिर तो जिम्मेदारी इंतजामिया की होगी, अदलिया की तो मेरा ख्याल जिम्मेदारी नहीं है कि इस हवाले से मुकदमा चलाए। मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हमारे फाजिल जजों को भी रिमार्क्स देते वक्त या इस्तफसार करते वक्त एहतियात से बात करनी चाहिए। जब एक बड़ी सियासी पार्टी जिसके करोड़ों फॉलोअर्स हैं उसके लीडर का मामला हो, तो फिर जरूरी है कि जरा एहतियात से बात की जाए और बहुत सोच समझ कर लफ्ज जो हैं अदा किए जाएं। ठीक है शामिर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ कि जब पार्टी सदारत पर के केस पर नवाज शरीफ साहब तबसरा कर रहे थे तो उन्होंने क्लियरली कहा कि अब ये मुझे पार्टी की सदारत से हटाना चाहते हैं और मैं ऐसे फैसले नहीं मानता। यानी कि कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि अगर उनके खिलाफ फैसला आया पार्टी सदारत में तो वो नहीं मानेंगे। तो ऐसे में नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस क्या रह जाते हैं पॉलिटिकल? नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा कि जी ये इंतखाब जो जीते हैं लोधरा का जिमनी, तो ये अदलिया पे दबाव डाल के एनआरओ करना चाहते हैं। क्या आपको नजर आता है ऐसा?
नहीं, इमरान खान साहब की जो बात है वो तो एक सियासी हरीफ का हमला है, उससे ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है, क्योंकि कोई जो अदालत है वो तो एनआरओ नहीं करती, और ना उसने पहले किया है कोई एनआरओ, ना आइंदा करेगी। एक बात। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं ये भी एक शायरी है, एक सियासी अज़ार ख्याल है। वरना जो अदालत फैसला करती है वो नाफिज हो जाता है, उस पर अमल करना पड़ता है। और अगर नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि वो मुस्लिम लीग की सदारत नहीं छोड़ेंगे तो वो फिर मुस्लिम लीग के सदर रहेंगे, तो मुस्लिम लीग एक जमात के तौर पर फिर इंतखाब नहीं लड़ सकेगी और उसको निशान भी इंतखाबी नहीं मिल सकेगा। तो ये बात अपनी, ये उनकी इस बात की कोई मेरा ख्याल है बस खास अहमियत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर मैं अर्ज करूंगा कि अदालत अगर फैसला दे भी दे कि तो फिर भी उनको मुस्लिम लीग का राहबर बनाया जा सकता है, उनका रहनुमा करार दिया जा सकता है। गांधी जी 2 आने के मेंबर भी नहीं थे कांग्रेस के, और कांग्रेस पर उनकी हुकूमत चलती थी। और अभी भी आप देखिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं कई साल से मनो मिट्टी के नीचे दफन है, उनको अदालत ने कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा दी। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं आज भी उनके नाम पर चलते हैं और आज भी वहां उनका सिक्का चलता है। तो आप सियासत जो है और सियासतदानों की तकदीर अदालतों में ना बंद कर सकते हैं और ना खोल सकते हैं। शामी साहब, आप बहुत गहरी बात कर रहे हैं कि अगर अदालत नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटा भी देती है तो वो रहबर या रहनुमा बन सकते हैं, और सियासी जमातें जो हैं वो लीडर की शख्सियत या उसके वजूद से नहीं बल्कि उसके नजरिए से चलती हैं। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो 2-3 मौजूआत पे बात करेंगे, जिसमें हुसैन हक्कानी की गिरफ्तारी का मामला होगा और पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से भी बात करेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से। खासतौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है कि आलमी दहशतगर्दी में माली मुआवनत के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद। पिछले कम से कम 3 हफ्तों से अमेरिका और बरतानिया मिलकर कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसी करारदाद, एक ऐसी मोशन टेबल की जाए या ऐसी तहरीक टेबल की जाए जिसमें पाकिस्तान को उस वॉच लिस्ट में डाला जाए जिसके तहत आलमी दहशतगर्दी की माली मुआवनत करने वाले मुल्कों के खिलाफ पाबंदियां लगाई जाती हैं, उनसे सिफारती ताल्लुकात, मुआशी ताल्लुकात मुनक़ता किए जाते हैं। वॉच लिस्ट पर डालना किसी भी मुल्क के लिए एक भयानक ख्वाब से कम नहीं होता, और पाकिस्तान इसी वॉच लिस्ट में पहले भी रह चुका है 2012 से 2015 तक के दौरान, जिसके बाद काफी कोशिशें की गई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ से भी, और पाकिस्तान को इस वॉच लिस्ट से निकाल दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान पे ये प्रेशर बढ़ रहा है। उधर अफगान तालिबान ने एक खुला खत लिखा है अमरीकी अवाम के नाम, जिसमें उन्होंने मुज़ाकरात एक बार फिर पेशकश की है को। इस पे अमेरिका में डेलिब्रेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं। अगर तो अमेरिका और बरतानिया मिलकर पाकिस्तान को इस खतरनाक वॉच लिस्ट में डाल रहे हैं, दहशतगर्दी की माली मुआवनत करने वाला मुल्क समझते हैं, तो फिर अफगान तालिबान ने जो मुज़ाकरात की खुली पेशकश की है इसका मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान ज़ाहिर है किरदार अदा कर सकता है। सवाल ये भी उठाएंगे कि वॉच लिस्ट में शामिल होने की मोशन क्या यह पाकिस्तान की सिफारती नाकामी है। और इसके अलावा आज का एक और इशू अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मेमो गेट केस दोबारा खोला था उसमें आज हुसैन हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इन सब पर बात करेंगे। मुल्क की मायानाज मंझी हुई सियासतदान, पीपल्स पार्टी सीनियर मरकजी रहनुमा सेनेटर शेर रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने में। काफी सीरियस और काफी इन डेप्थ इश्यूज हैं जिस पे आपका तबसरा चाहिए, लेकिन पहले एक छोटा सा तबसरा कर दीजिएगा। जो मेमो गेट केस
जिसको आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ आप लोगों ने कहा कि ये केस है हिस्ट्री में जाए बगैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन हक्कानी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। क्या हुसैन हक्कानी गिरफ्तार हो सकते हैं या उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए? जी, ये तो फॉरेन ऑफिस ही बताएगा आपको कि क्या उनकी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी वगैरह है। ये हमारी हुकूमत, ये पीपल्स पार्टी के इस वक्त कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना इसका ताल्लुक है इससे। जो अदालत की कार्रवाई है उसके साथ पीपल्स पार्टी ने हमेशा पूरा भरपूर कोऑपरेशन किया है, और उस इशू पर भी, उस पूरे मेमोगेट के मरहले पर जितनी पेशकशें करनी थी और अपना पोजीशन देनी थी, ज़रदारी साहब ने तो खास उनकी जात से भी अलहदगी इख्तियार की है। और जो भी इस पर कार्रवाई है और ये कोर्ट की जिम्मे में है वो, और हम हमेशा कोऑपरेट करते रहे। जो उन्होंने करना है अब तो ये फॉरेन ऑफिस ही बताएगा आपको कि क्या उनके एक्सट्रेडिशन के या उनकी आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। तो दिस इज रियली अप टू द कोर्ट एंड फॉरेन ऑफिस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, ये एक बहुत सीरियस इशू है शहरी साहिबा, डेफिनेटली आप इसको जानती हैं कि FATF की अगले हफ्ते पेरिस में मीटिंग हो रही है, जहां पाकिस्तान का नाम मुमकिन तौर पे, खुदा ना करे लेकिन मुमकिन तौर पे इस खतरनाक वॉच लिस्ट में आ सकता है। 33 अरब डॉलर्स बंद करने की धमकी दे दी थी ट्रंप ने, 2 अरब डॉलर्स गुज़श्ता महीने ही बंद कर दिए हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह होगा कि अमेरिका एंड ब्रिटेन पिछले कई हफ्तों से इस मोशन को तैयार कर रहे थे, क्या पाकिस्तान या पाकिस्तान की वजारत खारजा सो रही थी तब? देखिए, बिल्कुल अहम सवाल है, और ये इशू भी कोई छोटा इशू नहीं है। मामला अगर आप लिस्टों पे ग्रेजुएट कर जाते हैं तो तीसरी दफा आप ब्लैक लिस्ट पे आ जाते हैं, और ये ग्रे लिस्ट है। इस पर और उसके आगे भी आना बहुत मसला बनता है। अब ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। ये गरीदा हर साल ये इदारा पेरिस में बेस्ड है, और इसमें फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और अमेरिका ये 4 खासे मुतहर्रिक होते हैं। दिसंबर तक या इवन नवंबर तक ये बता देते हैं मेन एम्बेसीज के थ्रू जहाँ भी पेशरफ्त हो रही है, और ज्यादातर अमेरिकी ट्रेजरी इसमें इन्वॉल्व होती है क्योंकि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उनका सबसे बड़ा जैसे IMF में भी है तो FATF जैसी बॉडी में भी होता है। और ये ना सिर्फ एम्बेसीज के जरिए बता देते हैं, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी नोटिफाई करते हैं, जो स्टेट बैंक से कहते हैं कि आप अब ये जो जितनी भी जिसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग और जो हवाला और इनफॉर्मल इकोनॉमी के जराए हैं, इसमें या आप किसी का आप बैंक को भी उठा लें, बड़े बैंक को, या आप चमन में किसी छोटे से हवाला के आउटफिट को उठा लें, तो ये इसका वसी पर बड़ा पैमाना होता है और इस पे काफी एक्शन लेना पड़ता है। मैं आपको इतना जरूर बता दूं कि ये हर साल आपको नोटिफाई करते हैं, और पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज जो इसमें मुतल्लिका हैं उनको पता होता है उन्होंने क्या करना है, वो करते हैं। इस दफा और मैं जब सफीर थी मुझे याद है कि उन्होंने हमें बुला के ट्रेजरी में बताया था, हमने यहाँ नोटिफाई किया, लंबे मेमोज आते हैं, टेलीग्राम्स आते हैं, मैं खुद यहाँ आई थी क्योंकि ये अहम इशू होता है। तो ताकि हमारी मिनिस्ट्री जंप स्टार्ट करके वो काम कर दें जिस जो लेवल से आपको निकलना होता है। लेकिन शहरी साहिबा, पाकिस्तान की तरफ से जैसे आपने सारा डिटेल तो से ये इन्होंने देर क्यों की मुझे बताएं। एक तो अहम सवाल आपने किया, इन्होंने देर क्यों की, इन्होंने कोताही क्यों की, और नंबर 2 अब जो ब्रीफिंग करते फिर रहे हैं ये वो, देखिए ये अब करने का काम सब अब वक्त बहुत गुजर गया है। दे शुड हैव नोटिस बिफोर, और ये भी नोटिस करें कि इस दफा जो उन्होंने किया है वो सिर्फ एक ग्रुप, इसमें हक्कानी ग्रुप नहीं है, बहुत से और ग्रुप नहीं है। तो ये जो ग्रुप है इसके बारे में ये बहुत सालों से ये डिस्कशन चलता है, और ये 2-3 इस तरह के ग्रुप्स हैं जो खास तौर से कलअदम तंजीमें भी हैं जो दूसरे नाम से आती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब तीसरी बात मैं ये कहूंगी जरूर कि जब नेशनल एक्शन प्लान में ये सारी बातें हो चुकी हैं तो आपने उसे नो एक्शन प्लान बनाया हुआ है। अब पाकिस्तान की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे के बाद
जब कुछ बात पर एग्री करते हैं तो उस पर अमल दरामद नहीं अब शरी साहिबा जो वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना है राना अफजल साहब, उन्होंने सेनेट में आज ब्रीफिंग दी है। वो काफी होपफुल थे कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि मुशीर खजाना है वो गए हुए हैं यूरोपियन कंट्रीज के दौरे पे, तो वहां पर वो लॉबिंग करने की कोशिश करेंगे। तो क्या जमानत दी जा सकती है? क्या लॉबिंग कर रहे हैं जी? इसकी लॉबिंग नहीं होती, ये एक चीज है जिसकी लॉबिंग की कोई वो नहीं होती। आपको स्पेसिफिक फाइनेंशियल टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से अपने जो आउटलेट्स बता रहे होते हैं वहाँ एक्शन लेना होता है आपको, और ये आप टाइम पे लेते हैं। अब ये रातों रात ला रहे हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, रातों रात ये सब कुछ हो रहा है। भाई जो आपने करना था आपको पता था, टाइम वेस्ट कर दिया आपने, वो टाइम पे बता दिया। अच्छा, इसी से कनेक्टेड शहरी साहिबा मेरा सवाल ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड के पाकिस्तान का नाम इस वॉच लिस्ट में आ जाता है, तो उधर अफगान तालिबान ने अमेरिका को एक खुला ओपन लेटर इन्विटेशन दिया है मुज़ाकरात का, और पाकिस्तान अफगान अब मुज़ाकरात उसके बगैर हो नहीं सकते। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है या कितना ट्रिकी हो सकता है अमेरिका के लिए पाकिस्तान को वॉच लिस्ट पर डलवा देना अफगान अमन के हवाले से? देखिए, वॉच लिस्ट अलग चीज है, और ये जो आप बहुत अहम बात है वॉच लिस्ट, लेकिन इसमें मैंने आपसे बताया कि किस वक्त काम शुरू होता है और किस वक्त आप उसे मैनेज करते हैं। इन्होंने इस दफा मैनेज नहीं किया। दूसरी बात ये आप जो बहुत दूसरी अहम बात कर रही हैं वो ये है कि जो अफगान तालिबान की तरफ से एक ओपन खत आया है और एक पेशकश आई है कि हम दो बातें उसमें नुमाया है कि जी अस्करी हल अगर आप चाहते हैं, जो नजर आ रहा है इस वक्त अमेरिका का पॉलिसी रिस्पांस और उनकी नई पॉलिसी में ये नजर आ रहा है कि सिर्फ पहले वो अस्करी एक्शन लेना चाहते हैं, तो और फिर वो समझते हैं कि कहीं जाके शायद बातचीत होगी। तो ये हालात इसके बरक्स हैं। जब 16 साल के बाद अस्करी एक्शन से आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप जो बहुत से ममालिक कह रहे हैं, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इसमें दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जिनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और अमेरिका में भी खुद ये बात होती रही है कि हम मुज़ाकरात की मेज पर ही हल कर सकते, और गरीदा से जंग भी होती है, जंग अजीम भी हुई हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं कि ट्रीटी होती है और मुज़ाकरात की मेज होती है। एब्सोल्युटली बिल्कुल। तो और जो हालात हैं इस वक्त, अफसोस से मैं कहूँगी अफगानिस्तान में जो नॉर्थ में हालात है, जिसके लिए आप पाकिस्तान को नहीं जिम्मेदार ठहराते, नॉर्थ में भी हालात ऐसे हैं, विंटर में भी फाइटिंग हो रही है जो कभी नहीं होती थी। तालिबान आगे बढ़ चुके हैं, वो क्यों वो अब अगर पेशकश कर रहे हैं तो फिर उनके आप इस वक्त मुज़ाकरात की मेज की बात कीजिए, और काबुल को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। मैं समझती हूँ अगर उनको खाना जंगी से रुकना है, पाकिस्तान तो सिर्फ हेल्प कर सकता है, पाकिस्तान को अपना मुल्क संभालना है और अपने मसले संभालना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहर रहमान साहबा आज प्रोग्राम के लिए। पर ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।